अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू ग्रामर की, जिसे उर्दू कवायद कहते हैं। तो इसके अंदर हम जानेंगे इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, हुर्फ और इनकी किस्मों के बारे में बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लफ्ज़ की। लफ्ज़ जिसको हम दूसरी लफ्ज़ों में बोली कहते हैं। तो लफ्ज़ या बोली ये एक ही हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक होता है कलमा और दूसरा होता है मुहमिल। तो पहले हम जानते हैं कलमा किसे कहते हैं। मानेदार लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, यानी जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, कुछ मीनिंग हो, उसे हम कलमा कहते हैं। जैसे रोटी, किताब, चाय वगैरह, इसके कोई मतलब है तो इसको हम कलमा कहेंगे। और इसी के साथ में हम जोड़कर जो बोलते हैं कि रोटी ओटी बनी या नहीं बनी, किताब विताब कहाँ रखा हुआ है, चाय वाय तैयार है या नहीं, तो ये लफ्ज़ हम जब बोलते हैं तो इसमें रोटी, जो रोटी लफ्ज़ है, इसका कोई मतलब होता है। और जो ओटी है वो हम सिर्फ उसी के साथ लगा देते हैं पर उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसी को हम मुहमिल कहते हैं। जिस लफ्ज़ के कोई माने न हो वो मुहमिल कहलाता है। जैसे ओटी, किताब के साथ में जो लगा देते हैं विताब, यानी किताब विताब कहाँ रखी है, तो विताब का कोई माने नहीं है, इसे हम मुहमिल कहेंगे। और बोलते हैं चाय वाय बनी या नहीं बनी, तो चाय से तो हमारा कलमा है, मानेदार लफ्ज़ है ये, लेकिन वाय वाय का कोई माने नहीं निकलता है, ये हम सिर्फ उसके साथ लगाकर बोल देते हैं, तो इसे हम मुहमिल कहते हैं। अब इसके बाद कलमा की कितने किस्में इसको जानते हैं। और जो मुहमिल है इसका काम बस यहीं तक है, इसके आगे इसकी कोई किस्में नहीं हैं। तो अब कलमा की कितनी किस्में होती है। जो मानेदार लफ्ज़ होता है उसको हम कलमा कहते हैं, लेकिन जो मानेदार लफ्ज़ है ये कितनी तरह के होते हैं, यानी इनकी कितनी किस्में हैं, तो इस पर हम बात करते हैं। कलमा की किस्में, तो कलमा की टोटल 5 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, ज़मीर, सिफत, फ़ेल, हुर्फ। कलमा की कुल 5 अक़साम हैं। ये किस्म की ही जमा होती है, अक़साम या किस्में दोनों होती हैं। तो कलमा की 5 किस्में होती हैं। ये हमने जान लिया कौन कौन सी। अब हम इनकी डिफिनेशन के बारे में जानते हैं कि इस्म कहते किसे हैं। तो इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स, जानदार, जगह, चीज़, काम या हालत का नाम हो। जैसे तलहा, तो ये किसी का नाम है, कोई शख्स है। इसी तरह जानदार में आ गया घोड़ा, जगह गंडारा एक गांव का नाम है, चीज़ जग हो सकता है, काम पढ़ना हो सकता है, हालत नेकी हो सकता है। तो ये इन सब को हम इस्म कहेंगे, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं ज़मीर की। ज़मीर किसे कहते हैं? ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल किया जाए ताकि उस इस्म को बार बार दोहराना ना पड़े। जैसे हम, मैं, वो, तुम वगैरह, ये इनको हम ज़मीर कहेंगे। क्यों कहेंगे? जैसे कोई एक सेंटेंस आप बोलिए, जैसे हम बोलते हैं कि तलहा बहुत ज़हीन लड़का है, और फिर हम बोलें कि तलहा रोज़ स्कूल जाता है, तो यहाँ 2 बार तलहा बोलने के बजाय अगर हम यहाँ पर कह दें कि तलहा बहुत ज़हीन लड़का है, वो रोज़ स्कूल जाता है, तो इसे यहाँ पर जो वो बोल रहे हैं तो ये हमारा इस्म जो था पहले तलहा, उसी की जगह पर बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको ज़मीर कहेंगे।
इसके बाद तीसरा है सिफत। सिफत क्या होता है? सिफत वो कलमा है जो किसी इस्म या ज़मीर की भलाई बुराई, ये यहाँ पर ज़रूर याद रखिए कि सिर्फ भलाई नहीं बल्कि बुराई भी हो सकता है। तो भलाई या बुराई, हालत, तादाद या मिकदार को ज़ाहिर करे, उसे हम सिफत कहते हैं। जैसे ज़हीन, बेवफा, बीमार, गोरा, बदनाम वगैरह, ये सब सिफत कहलाएंगे। इसके बाद आता है फ़ेल। तो फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो कलमा है जिससे ज़माना माजी कहते हैं, यानी कि जो पास्ट की बात करता है, ता था वाला। फिर ज़माना हाल, यानी जो प्रेजेंट में चल रहा है। इसके बाद आता है ज़माना मुस्तकबिल, यानी आने वाला कल, जिसे हम फ्यूचर कहेंगे, में किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए। जैसे अलकमा खत लिख रही थी, तो ये क्या कब की बात कर रही है? ज़माना माजी की बात कर रहा है कि अलकमा जो है वो खत लिख रही थी, वो पहले ये काम कर रही थी। इसके बाद है अहमद पढ़ता है, ये प्रेजेंट की बात हो रही है, यानी इस वक्त वो ये काम कर रहा है। इसके बाद है नसीब बाजार जाएगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी कि ज़माना मुस्तकबिल की बात हो रही है कि वो आने वाले कल में या आने वाले थोड़े समय के बाद जाएगा, पर वो जाएगा, अभी वो जा नहीं रहा है ना जाता है। इन दोनों का लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ ये बताया गया है कि नसीब बाजार जाएगा। इसके बाद आता है 5वें नंबर पर हुरूफ। वो कलमा है जो अकेला कुछ माने ना दे, बल्कि इसमों और फ़ेलों के साथ मिलकर अपने पूरे माने जाहिर करे। जैसे पर, से, तक वगैरह। तो इनको हम हुरूफ कहते हैं। ये हुरूफ नहीं होगा बल्कि हुरूफ होगा, वाव जो है वो नहीं रहेगा, बल्कि हम इसको ऐसे लिखेंगे हुरूफ, ये रहेगा। 5वां ये है। तो अब हम इनकी किस्मों को जानते हैं, यानी इसम की कितनी किस्में होती हैं बनावट के लिहाज से और मानों के लिहाज से। इसी तरह ज़मीर की कितनी किस्में हैं, सिफत की कितनी हैं, फ़ेल की कितनी हैं। तो हुरूफ की भी होती हैं किस्में, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट है, हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो हम इन चारों के बारे में जानेंगे कि इसम की कितनी किस्में हैं, ज़मीर की, सिफत की, फ़ेल की। तो ये सब आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनकी किस्मों को भी हम देखेंगे। लेकिन हुरूफ के किस्म के बारे में हम नहीं आगे पढ़ेंगे, क्योंकि वो नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हुरूफ के भी किस्में होती हैं। तो हम बात करते हैं इस्म की किस्में। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? तो पहले हम जानेंगे कि बनावट के लिहाज से इस्म की किस्में, ये 2 तरह की होती हैं। एक बनावट के लिहाज से होती है और एक मानों के लिहाज से होती हैं। तो बनावट के लिहाज से इस्म की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन सी? तो नंबर 1 पर आता है जामिद, दूसरा है मस्दर और तीसरा है मुश्तक। ये 3 किस्में होती हैं बनावट के लिहाज से। तो जामिद जो है वो किसे कहते हैं? तो वो इस्म है जो खुद ना किसी दूसरे कलमे से बना हो और ना उससे कोई और कलमा बने। जैसे मर्द, बकरा, मेज़ वगैरह, या इसमें कलम और दवात भी लिख सकते हैं। यानी जो खुद ना किसी दूसरे कलमे से बना हो और ना उससे कोई कलमा बनता हो, उसे हम जामिद कहेंगे। इसके बाद आता है मिस्दर। मिस्दर क्या होता है? तो वो इस्म जो खुद तो किसी कलमे से ना बना हो मगर उससे बहुत से कलमे बनते हों। जैसे लिखना, हंसना, बैठना वगैरह। तो यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि मिस्दर जो होता है उसके लास्ट में नू अलिफ ज़बर ना ज़रूर आता है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं मिस्दर को। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, हमने आपको बताया था कि मुहावरा में भी यही होता है, लेकिन वो पूरा सेंटेंस होता है और यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ होता है कोई सा। तो ये चीज़ 2 अलग चीज़ें होती हैं। अब आप ये मत समझिए कि इसको भी हम मुहावरा बोलेंगे, बल्कि नहीं, मुहावरा के लिए तो पूरा एक सेंटेंस होना चाहिए और उसके आखिर में अगर नू अलिफ ज़बर ना आएगा तो हम उसे मुहावरा कहेंगे। जैसा हमने ज़रबुल मिस्ल और मुहावरा को कैसे पहचाने उसमें हमने आपको बताया था। तो ये मस्दर जो होता है, ये किसी लफ्ज़ के लास्ट में अगर नू अलिफ ज़बर ना लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमारा मस्दर कहलाएगा। इसके बाद आता है मुश्तक। मुश्तक किसे कहते हैं? तो वो इस्म जो किसी मस्दर, यानी जिसके लास्ट में नू अलिफ ज़बर ना आता है, तो इसी मस्दर से बनाया गया हो। जैसे लिखना से बनाया जाए लिखने वाली या लिखने वाला,
और हंसना से बनाया जाए हंसने वाली या हंसने वाला। और बैठना, यहाँ पर बैठना लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर बैठना से बनाएंगे बैठने वाला या बैठने वाली। लेकिन अगर पढ़ना है तो पढ़ना से बनेगा पढ़ी हुई या पढ़ा हुआ, तो ये हमारा मुश्तक कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं मानों के लिहाज से इस्म की किस्में। तो मानों के लिहाज से इस्म की दो बड़ी किस्में हैं। नंबर 1 पर आता है इस्म मारफा, जिसे इस्म खास कहते हैं। दूसरा है इस्म नकरा, जिसे इस्म आम कहते हैं। अब इन किस्मों की भी और बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती हैं, तो हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मानों के लिहाज से इस्म की दो बड़ी किस्में हैं। नंबर 1 पर क्या है, इस्म मारफा, जिसे इस्म खास कहते हैं। तो इसके अंदर आप लिखिए कि वो इस्म है जिससे किसी खास शख्स, चीज़, जानदार, जगह वगैरह का नाम हो, जैसे मारूफ। अब यहाँ पर हम किसी का भी नाम ले सकते हैं, रख सकते हैं, लेकिन मैंने मारूफ ही क्यों लिया, क्योंकि अगर आप देखेंगे मारफा तो ये इससे बहुत ही ज़्यादा मिलता हुआ नाम है, तो आप ये नहीं भूलेंगे। जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और किसी और चीज़ से रिलेट करके याद करते हैं तो फिर हम उसको जल्दी नहीं भूलते। जैसे मारूफ से आप याद रखिए कि ये इस्म ख़ास है, यानी मारूफ किसी का नाम है और ये मारफा में मिलता है। इसी तरह कुरान मजीद ये बहुत ही मुक़द्दस किताब है, तो ये भी इस्म मारफा होगा। और इसी तरह गंडारा एक गांव का नाम है जो बहुत ही ख़ास गांव है, तो इसे भी हम इस्म मारफा कहेंगे या इस्म ख़ास कहेंगे। इसी तरह दिल्ली, अब दिल्ली शहर तो बहुत सारे हैं, लेकिन दिल्ली ये बहुत ही ख़ास एक अलग एक ही है ये, तो उसको हम इस्म मारफा कहेंगे। इसके बाद आता है इस्म नकरा। इस्म नकरा जिसे इस्म आम कहते हैं, वो इस्म है जो एक किस्म की चीज़ों में से हर एक के लिए यकसा तौर पर बोला जा सके। जैसे लड़का, अब यहाँ से ये नहीं पता चल रहा है कि किस लड़के की बात हो रही है, तो लड़का इसमें सारे आ गए, तो ये इस्म आम कहलाएगा। इसी तरह किताब, अब किसी एक किताब के बारे में जिक्र नहीं किया जा रहा है, बल्कि ये कहा जा रहा है किताब, तो किताब कोई सी भी हो सकती है, तो ये इस्म आम कहलाएगा। इसी तरह गांव, अब कौन सा गांव, किसका गांव, ये नहीं बताया जा रहा है, बल्कि बताया जा रहा है गांव, तो गांव तो सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं। इसी तरह शहर, अब किस शहर की बात हो रही है वो यहाँ पर राज रखा गया है, तो ये सभी के लिए यकसा तौर पर बोला जाएगा, तो हम इसे कहेंगे इस्म नकरा, या इसका दूसरा नाम होगा इस्म आम। तो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, आप नहीं भूलेंगे। इस्म मारफा और इस्म नकरा में कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। इसके बाद आगे जानते हैं ज़मीर की किस्में। तो ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? ज़मीर की टोटल 5 किस्में होती हैं। नंबर 1 पर आता है ज़मीर शख्सी। ज़मीर शख्सी क्या होता है? वो ज़मीर जो किसी शख्स या अशखास जो है इस शख्स की जमा है, तो शख्स या अशखास के लिए बोला जाए उसे ज़मीर शख्सी कहते हैं। जैसे आप, वो, हम, तुम, इन वगैरह। दूसरा है ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारी वो ज़मीर जो इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाए, जैसे उसे ज़मीर इशारी कहते हैं। जैसे वो, ये वगैरह, यानी हम किसी को इशारा से कोई चीज़ बता रहे हैं कि वो, ये लड़का, वो गाय, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ज़मीर इशारी कहलाएगा। इसके बाद तीसरा है ज़मीर इस्तिफ़हामी। ये क्या होता है? जिस ज़मीर के ज़रिया कोई बात पूछी जाए या कोई सवाल किया जाए उसे ज़मीर इस्तिफ़हामी कहते हैं। जैसे कौन था, किसका, कब गया, किन का। तो आप ये याद रखिए कि जिस ज़मीर के लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में, सॉरी ज़मीर नहीं होगा, बल्कि जिस सेंटेंस के लास्ट में आपको सवालिया निशान दिखे तो आप समझ जाइए कि ये ज़मीर इस्तिफ़हामी है, यानी यहाँ पर कोई ना कोई आपसे सवाल पूछा जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है, तो इसे हम ज़मीर इस्तिफ़हामी कहेंगे। इसके बाद चौथे नंबर पर है ज़मीर मौसूला। ज़मीर मौसूला क्या होता है? वो ज़मीर है कि जब तक उसके साथ एक जुमला ना मिलाया जाए वो किसी जुमले का जुज़ ना बन सके। जैसे जिसने मेहनत की
وہ کامیاب ہو گیا. تو یہاں پر جس نے، اب اگر ہم یہاں پر صرف اتنا کہیں کہ جس نے محنت کی تو آپ کہیں گے کہ آگے کیا ہوا یہ تو بتائیے. تو جس نے محنت کی، اب یہ سینٹنس پورا نہیں ہوا جب تک ہم یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کامیاب ہو گیا. تو جس سینٹنس میں جو، جسے، جن، ان لفظ کا استعمال کیا جائے یا جس سے، تو آگے پھر اس کے بعد دوسرا ایک جملہ بولا جائے تبھی وہ کمپلیٹ ہوگا. تو اسے ہم ضمیر موصولہ کہیں گے. اس کے بعد 5ویں نمبر پر آتا ہے ضمیر تنکیری. یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ضمیر ہے جو کسی غیر معین شخص یا چیز کے نام کے بجائے استعمال کی جائے، جیسے کوئی، کچھ، بعض، ایک نہ ایک وغیرہ. اس کے بعد اگلا ہے صفت کی قسمیں. تو صفت کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ تو صفت کی بھی 5 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی ہوتی ہیں؟ تو نمبر 1 پر آتا ہے صفت ذاتی. صفت ذاتی وہ صفت جس سے کسی چیز کی اندرونی یا ظاہری کیفیت، بھلائی یا برائی ظاہر ہو، اسے صفت ذاتی کہتے ہیں، جیسے گندا، برا، اچھی وغیرہ. اس کے بعد دوسرا ہے صفت نسبتی. جس صفت میں کسی چیز کے لیے کوئی تعلق یا لگاؤ پایا جائے اسے صفت نسبتی کہتے ہیں، جیسے دہلوی، گنڈاروی، مراد آبادی، میرٹھی وغیرہ. یعنی جس لفظ کے لاسٹ میں چھوٹی یہ لگا دیا جائے تو اس کو ہم صفت نسبتی کہتے ہیں. جیسے کوئی سا بھی آپ شہر کا نام لیجئے، گاؤں کا نام لیجئے، کسی کا نام لیجئے، پھر اس کے لاسٹ میں یہ لگا دیجئے، جیسے لکھنوی، تو یہ بھی ہمارا صفت نسبتی کہلائے گا. یا بنگالی، پنجابی، تو جو لفظ ہیں تو اس کے لاسٹ میں جب ہم چھوٹی یہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمارا بن جاتا ہے صفت نسبتی. اس کے بعد آتا ہے صفت عددی یا تعدادی. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو جس صفت سے کسی چیز کی گنتی معلوم ہو اسے صفت عددی یا صفت تعدادی کہتے ہیں. جیسے 5 ٹوپیاں، 7 قلم، یعنی یہ گنتی معلوم ہو رہی ہے کہ کتنی ٹوپیاں ہیں تو 5 ہیں، اور کتنے قلم ہیں تو 7 ہیں. تو یہ جو گنتی معلوم ہو رہی ہے اسے ہی ہم صفت عددی یا صفت تعدادی کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا ہے صفت مقداری. تو جس سے کسی چیز کا وزن یا اس کی مقدار اور پیمائش معلوم ہو اسے صفت مقداری کہتے ہیں. جیسے 4 میٹر کپڑا. اب یہاں پر 4 سے آپ یہ کنفیوز مت ہو کہ یہ صفت تعدادی ہے، بلکہ جہاں پر میٹر ہو، کلو گرام ہو، لیٹر ہو، تو ان چیزوں کو یعنی ناپ تول کا پتہ چلے تو ہم اسے صفت مقداری کہتے ہیں. تو 4 میٹر کپڑا، 5 کلو گوشت. تو یہاں لفظ 5 ضرور لکھا ہے تو یہ صفت تعدادی نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کلو لکھا ہے اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ صفت مقداری ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں آتا ہے صفت اشاری. جس سے کسی چیز یا نام کی طرف اشارہ پایا جائے اسے صفت اشاری کہتے ہیں. جیسے وہ گیا، وہاں کھڑا تھا وغیرہ. اس کے بعد جانتے ہیں فعل کی قسمیں. تو فعل کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ زمانے کے لحاظ سے الگ ہوتی ہیں اور معنوں کے لحاظ سے الگ ہوتی ہیں. تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 پر آتا ہے فعل ماضی، یعنی جو پاسٹ کی بات کرے. وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں ہونا پایا جائے، یعنی جو چیز ہو چکا ہو. جیسے گیا، آیا، رویا، یا گیا تھا، آیا تھا، رویا تھا وغیرہ. یعنی جو فعل ماضی کی بات کرے، پاسٹ کی بات کرے. اس کے بعد جانتے ہیں فعل حال کسے کہتے ہیں. فعل حال یعنی جو پریزنٹ کی بات کرے، جو ابھی چل رہا ہے اس کی بات کرے. یعنی وہ فعل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کوئی کام موجودہ زمانے میں ہوتا ہے یا ہو رہا ہے. جیسے لاتا ہے، روتا ہے، خریدتا ہے، یا پڑھ رہا ہے، کر رہا ہے. تو یہ لفظ ہمارا کیا ہیں؟ یہ فعل حال کہلائیں گے. اس کے بعد آتا ہے فعل مستقبل، یعنی جو فیوچر کی بات کرے. وہ فعل ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ کوئی کام آئندہ زمانے میں ہوگا، یعنی آنے والے دنوں میں وہ چیزیں ہوں گی، تو اسے ہم فعل مستقبل کہتے ہیں. جیسے لائے گا، اٹھے گا، خریدے گا. تو یہ یہاں پر لائے گا یعنی آئے گا، گا، گی، گے یہ لفظ آتے ہیں تو یہ فیوچر کی بات ہو رہی ہے، یعنی ابھی وہ نہ کر رہا ہے نہ کر چکا ہے بلکہ کرے گا.
इसके बाद हम जानते हैं मानों के लिहाज से फेल की कितनी किस्में होती हैं। तो मानों के लिहाज से फेल की 3 किस्में होती हैं। तो इन किस्मों को जानने से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि फ़ाइल क्या होता है, मफ़ऊल कहाँ इस्तेमाल करते हैं और फेल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो तब जब आपको मैं वो समझा दूंगी तो उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें, ये जो किस्में हैं फेल की मानों के लिहाज से, ये समझने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं फ़ाइल। तो जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें सबसे पहला जो आता है इसको हम फ़ाइल कहते हैं, और फ़ाइल के बाद में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं इसको हम मफ़ऊल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। और फिर जो लास्ट में आता है इसे हम फेल कहते हैं। जैसे अब मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, वो क्या है? एक सेंटेंस आप कोई सा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ कि आयत आम खाती है। क्या है? कि आयत आम खाती है। अब ये जो आयत है इसे हम फ़ाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? फ़ाइल। और ये जो आम है इसको हम मफ़ऊल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मफ़ऊल। और ये खाती है, ये कोई काम है ना, तो इसको हम कहेंगे फेल। तो ये आप समझ गए कि फ़ाइल कहाँ इस्तेमाल करते हैं, मफ़ऊल कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और फेल ये कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अब जब आप इन तीनों चीज़ों को समझ गए तो अब आप इन किस्मों को समझेंगे बड़ी आसानी से। तो फेल लाजिम किसे कहते हैं? वो फेल है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहिए। फ़ाइल हमने समझा किसे कहते हैं, कहाँ इस्तेमाल होता है। तो वो फेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहिए, जैसे बादल गरजा, बिजली चमकी। तो फेल क्या होगा? जो लास्ट में जो काम हुआ है, काम के करने को फेल कहते हैं ना। ये तो आप सबसे शुरू में ही हमने ये चीज़ जाना था। तो फेल किसी काम के करने को कहते हैं। तो बादल गरजा, अब सिर्फ फ़ाइल को चाहिए। फ़ाइल क्या होता है? जो सबसे पहले आता है। तो बादल गरजा ये फेल लाजिम कहलाएगा। बिजली चमकी, हंजला हंसा वगैरह, यानी ऐसे लफ्ज़ आए जो वो फेल जो सिर्फ फ़ाइल को चाहिए, ये फेल लाजिम कहलाता है। इसके बाद आता है फेल मुतअद्दी। फेल मुतअद्दी किसे कहते हैं? तो वो फेल जो फ़ाइल के अलावा मफ़ऊल को भी चाहिए। तो हमने जाना था मफ़ऊल किसे कहते हैं, जो बीच में आता है। जैसे मैंने खाना खाया। अब यहाँ पर अगर मैं ये बोलती कि मैंने खाया तो ये मफ़ऊल जो था ये गायब हो जाता, तो ये हमारा फेल मुतअद्दी नहीं बनता। तो मैंने खाया, क्या खाया? तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि खाना खाया। इसी तरह लड़का लिख रहा है, अगर मैं बोलती लड़का लिख रहा है तो ये फेल लाजिम होता, लेकिन यहाँ पर हमने मफ़ऊल का इस्तेमाल किया। क्या लिख रहा है? तो खत लिख रहा है। इस वजह से इसको फेल मुतअद्दी कहेंगे। और फिर है साहिल कलम खरीदेगा। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोलती कि साहिल खरीदेगा तो ये फेल लाजिम कहलाता। यहाँ पर सिर्फ साहिल खरीदेगा, लेकिन क्या खरीदेगा इसी को हम कहेंगे मफ़ऊल। तो मफ़ऊल को भी चाहिए, तो इसीलिए हम इसको कहेंगे फेल मुतअद्दी, क्योंकि यहाँ पर ये पता चल रहा है कि वो क्या खरीदेगा। तो साहिल कलम खरीदेगा। इसके बाद लास्ट में आता है फेल नाकिस। फेल नाकिस क्या होता है? वो फेल लाजिम है, यानी ये जो फेल लाजिम है जो सिर्फ फ़ाइल को चाहिए, तो वो फेल लाजिम है जिसके साथ पूरा जुमला बनाने के लिए इस्म या मुब्तदा के अलावा एक ऐसा ज़ायद कलमा लगाना पड़े जो इस्म या मुब्तदा के बारे में कोई ख़बर बताए, यानी कोई ख़बर से पता चले। जैसे सुबह हुई, ये हमें खबर मिल रही है कि सुबह हुई, तो ये फेल नाकिस कहलाएगा। इसके अलावा सैयदा बीमार हुई, तो ये भी हमारा फेल नाकिस कहलाएगा। और अरसलान डॉक्टर बन गया, तो ये भी हमें एक खबर मिल रही है, तो इसको हम फेल नाकिस कहेंगे। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि लफ्ज़ और बोली जो होती है वो कितनी तरह के होती हैं, और फिर उनमें जो मानेदार होता है उसे हम कलमा कहते हैं, और जो बेमानेदार होता है यानी जिसका कोई माने ना निकलता हो उसे हम मुहमिल कहते हैं। और फिर कलमा की किस्मों को बारे में भी जाना कि इस्म, ज़मीर, सिफत, फेल, हुर्फ ये सब हैं क्या, और इनकी किस्में जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन किस्मों के बारे में जाना और उनकी मिसालों को भी देखा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो।
اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اور جو بھی دوست آپ کے ہائی اسکول میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔